सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में हर रोज की तरह साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं उनका प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। आज बात करें एक बार दोबारा से सीज फायर के बाद ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग के बारे में। भारत की नज़र से या टाइम जोन से देखें तो आज 41वां दिन है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग दिनों की गिनती हो सकती है। खैर, इसमें आज क्या ख़ास है सारी जंग में, जंगबंदी जो हुई है उसमें काफ़ी सारी दुचित्तियाँ भी सामने आ रही हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर बात आ रही है कि ईरान ने दोबारा से उसको बंद कर दिया कि नहीं चलने देंगे लिबनान के ऊपर हो रहे हमलों के बीच में। क्या अभी तक ईरान इसी बात पे अड़ा हुआ है कि इज़राइल जो हमले कर रहा है लिबनान में उसको रोके पूरी तरह से? हालाँकि वो समझौते में नहीं है, ये बताया जा रहा है। देखिए, महज 24 घंटे के अंदर ही जो अमेरिका और ईरान के बीच में एक सीज़ फायर जैसा मामला हुआ था, वो खतरे में पड़ गया। खतरे में इसलिए पड़ गया क्योंकि इज़राइल के जो नेता हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि इज़राइल इस जो ये सीज़ फायर हुआ है, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है और उन्होंने लेबनान में हमले तेज़ कर दिए। हमले जी, इतने तेज़ थे कि एक ही दिन के अंदर 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। जी, लेबना अब जबकि जो सीज़ फायर के जो 10 सूत्रीय पूरा एक एजेंडा बनाया गया था, उस 10 सूत्रीय एजेंडे में लेबनान तक संघर्ष विराम की बात थी। लेकिन इज़राइल की तरफ से उसको ब्रीच किया गया। 250 लोगों की एक ही दिन में मौत काफ़ी बड़ा नंबर है। यूरोप से भर-भर के गालियाँ इज़राइल को पहुँची हैं, उसमें ब्रिटेन, स्पेन और भी कई ऐसे देश थे, छोटे-छोटे यूरोप के जिन्होंने इज़राइल को लताड़ा है, कहा है कि ये गलत है और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी लेबनान में इज़राइल के जो व्यापक हमले हैं, उनकी निंदा की है। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने तो ये कहा है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में नागरिकों, जिनमें बच्चे शामिल हैं, की मौत हुई है और घायलों की जो संख्या वो भी बहुत चिंताजनक है, वो भी बहुत बड़ा नंबर है। जब पूरा अमेरिका और ईरान के बीच में संघर्ष विराम का मसौदा तैयार हो चुका था, ऐसे में आप ये हमले कर रहे हैं, इज़राइल को ताना मारते हुए कहा, तो ये एक गंभीर खतरा विश्व की शांति के लिए पैदा कर रहा है। खैर, डोनाल्ड जी, ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक अंतिम समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी सैन्य जो मिलिट्री फोर्स है, वो ईरान और उसके आसपास तैनात रहेंगे। उन्होंने बयान दिया कि यदि समझौते का पालन नहीं हुआ, तो पहले से अधिक बड़े लेवल पर मिलिट्री की कार्रवाई होगी। अ हुँ। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने दोबारा दोहराया कि लेबनान इलाका शामिल था सीज़ फायर की बातचीत में, युद्ध को रोकने के समझौते में शामिल था। हालाँकि अमेरिका और इज़राइल दोनों ने इस दावे से इनकार किया है। इसके विपरीत जो मिडलमैन की भूमिका निभा रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि जो संघर्ष विराम था, वो हर जगह, जिसमें लेबनान भी शामिल है, वहाँ पर भी लागू था। खैर, मतलब जी। जो बिचौलिया है, वो खुद मान रहा है कि हाँ, जो लेबनान तक ये संघर्ष विराम लागू था, लेकिन इज़राइल नहीं मान रहा है। इज़राइल के जो प्राइम अच्छा, मिनिस्टर हैं जी, ये बात बेंजामिन। ये बात अगर आप ये बात अगर आप बताएँ कि इज़राइल के कोई प्रतिनिधि मौजूद थे जो ये समझौते समझौते की बात चल रही थी, यहाँ पर ये सीज़ फायर का फैसला लिया गया? देखिए, बैकडोर में अगर बात करें तो जो बेंजामिन नेतन्याहू थे, वो लगातार व्हाइट हाउस के कॉन्टैक्ट में थे, लगातार और इसकी जो पूरी अपन कहें कि जेडी वांस और उनके और कई साथी थे, जो इस पूरे मामले के लगातार मॉनिटर कर रहे थे। इवन ये भी माना जा रहा है कि एक बार के लिए मतलब इज़राइल ने नामुकर की, तो लेकिन अगले ही कुछ घंटों में इज़राइल मान गया था कि हाँ, ये जो मसौदा तैयार हो रहा है, ठीक है, और उसको मानने के लिए तैयार भी, मतलब इवन जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो इस पूरे डिप्लोमैट्स हैं, उनके तो 1-2 के मैं स्टेटमेंट भी देख रहा हूँ, उन्होंने भी ये बात कही कि इज़राइल शुरू में तो मान रहा था लेबनान को लेकर भी, लेकिन अब वो जिस किस्म की चीज़ें कर रहा है, वो बिल्कुल अलग है। खैर,
इसमें यही है कि जो इज़राइल के पूर्व आर्मी चीफ थे, उनका फ़ोन हैक हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग थोड़ा खबर, ईरानी हैकर्स हैं, उन्होंने उनके फैमिली फ़ोटोज़ और सीक्रेट मीटिंग्स वायरल कर दी हैं। और भी कई ऐसी घटनाक्रम हैं लेबनान में, मतलब जो इज़राइल का जो इतना बड़ा हमला है, इसको देखिए कई अलग-अलग मामले हैं। लेबनान को लेकर इज़राइल ईरान की तरफ नहीं कुछ कर रहा है। लेबनान वाले मोर्चे पे जो है इज़राइल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है, वो क्लियर कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, जो सीज़ फायर का मामला उसमें लेबनान शामिल नहीं है, लेबनान शामिल नहीं है। अरे भाई, जब बातचीत चल रही थी तब तो आप मान रहे थे, और अब एकदम से आप हमले करके बोल रहे हो कि नहीं, ये शामिल नहीं है। अ अ, देखिए, होगा ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दोबारा बंद होगा। इवन जो 1 लाख प्रति डॉलर बैरल जो टैक्स है ईरान, वो भी वसूल सकता है, और वो हो सकता है मतलब कि शुरू शुरू भी कर दे। और जैसे-जैसे मतलब ये लेबनान और इज़राइल का संघर्ष तीखा होगा, तो हॉर्मुज़ को लेकर ईरान की जो अपन कहें कि जिद्दीपना है, वो और गाढ़ा होगा। यूरोपियन यूनियन हालाँकि हॉर्मुज़ के ऊपर जो टोल लगाने की जो बात है, उसका विरोध कर रहा है। यूरोप कह रहा है कि तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है, हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। जो साउथ एशिया है और जो बाकी का एशिया भी, रेस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया, उसके ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। खैर तकरीबन 45 मुल्क ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट असर इस हॉर्मुज़ का स्ट्रेट का पड़ेगा। इज़राइल कह रहा है कि हम तो हिज़्बुल्लाह के को लगातार टारगेट करेंगे, हम लेबनान को टारगेट करेंगे। तो ये मामले हैं। और लेबनान बार-बार कह रहा है कि भई हम भी सीज़ फायर में शामिल थे। जो पाकिस्तान है, वो लगातार वो इसकी पुष्टि करे। तो पाकिस्तान के ऊपर भी लेबनान ज़ोर लगा रहा है कि भई आप तो हमारा समझौता करवा रहे थे बिचौलिए, अब आप दिख नहीं रहे हो। तो ये भी चीज़ें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। जी। और अगर इससे आगे बात करें, अभी भारत में इलेक्शंस जो हुई हैं, अभी असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, वोटिंग खत्म हो गई है। असम में तो खबर आ रही है कि हिंसा भी भड़की है, चुनावी हिंसा, जो 30 लोग उसमें घायल हुए हैं। पुडुचेरी में भी कांग्रेसी और भाजपाई आपस में भिड़े। कैसा रहा आज का सारा दिन? काफ़ी जगह ये लोगों की धड़कनें इस पर टिकी हुई होंगी। देखिए 2 राज्य असम, केरलम 2 जगह तो आज वोटिंग हुई है। पुडुचेरी बेसिकली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, वहाँ पर भी आज वोटिंग हुई है। तो जी। असम में शाम 5 बजे तक 84.42% वोट हुई, वोटें पड़ी हैं। काफ़ी काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बड़ा 42 केरलम में 75% के आस-पास वोटिंग है। पुडुचेरी में भी बहुत ज़्यादा वोटिंग है। 86 0.92 87%, और ये 5 बजे तक के आंकड़े हैं, 6 बजे तक के आंकड़े नहीं है, 6 बजे तक वोटिंग हुँ, हुई है। हुँ। वॉयलेंस की जो अब आप बात कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा लोग असम में इस वॉयलेंस में घायल हुए हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुडुचेरी में भी इस किस्म की खबरें हैं, और वहाँ पर भी मतलब झड़प हुई है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। यही है कि आज हम देख रहे थे कि पुडुचेरी में तो एक रोबोट को भी दिखाया जा रहा था, वो वहाँ पर फूलों से लोगों का स्वागत कर रहा था। तो ख़ैर रोबोट के मामले में भारत कई बार बेइज़्ज़ती करवा चुका। अब ये नहीं बताया कि रोबोट मेड इन कहाँ का था, लेकिन ख़ैर बाँट रहा था। यही है कि लगातार जो वोटिंग है, मेरे को लग रहा है कि पुडुचेरी में तो 90 टच करेगी, असम में भी हो सकता है कि 87-88 तक जाए। और बहुत अपन कहें कि अलग-अलग किस्म के रुझान आ रहे हैं। अ कई जगह पे आज बाय इलेक्शन भी था, जैसे बारामती में था, जो महाराष्ट्र के अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, उनकी वाइफ वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी मौत हो गई थी, तो वहाँ पे बाय इलेक्शन था। कर्नाटक की एक सीट पे बाय इलेक्शन था, तो कई ऐसे सीटों पे बाय इलेक्शंस भी थे कई सूबों में, लेकिन जी। मेन चुनाव इन तीनों पे ही थे। और नागालैंड वगैरह, या फिर कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र, यहाँ पे बाय इलेक्शन देखने को मिले। जी, जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात एमके स्टालिन की करते हैं। स्टालिन ने सांसदीय सीटों की संख्या बढ़ाए जाने वाले फैसले पर जो केंद्र की आलोचना की है। क्या बोल रहे हैं वो? क्या वो सारी गेम को समझ रहे हैं? जैसे हम भी कई बार सुनते हैं, काफ़ी माहिर इस पर बात करते हैं कि कैसे ये संख्या रणनीतिक तौर पर ऐसे बढ़ाई जाएगी कि ऑटोमैटिकली सत्ता में बैठी हुई पार्टी को आगे फ़ायदा हो। देखिए ये
तकरार आप मूलत देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में दिखेगा आपको। हुँ, अब चुनौती क्या, एम के स्टालिन का तर्क क्या, पहले आप तर्क सुनिए, उनके जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो सुनिए। एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो साउथ जी, इंडिया की एक बड़ी वॉइस के तौर पर उनको रजिस्टर किया जाता है। वो एक जी, बात कह रहे हैं कि जो ये डिलिमिटेशन होगी और लोकसभा में, पार्लियामेंट में जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसका जी, फायदा नॉर्थ इंडियंस को होगा। या वो मतलब बेसिकली हिंदी स्पीकिंग जो सूबे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो बड़े सूबे हैं, इनको होगा। वो क्या, हिंदी हार्टलैंड को होगा। वो कह रहे हैं कि उत्तर भारतीयों, दक्षिण में जो स्थिति है वो स्थिर रहेगी, कोई सीटें नहीं बढ़ेंगी, 24% ही रहेगा, और जो उत्तर भारत की सीटें हैं वो लगभग दोगुने हो जाएंगी। तो हुँ, ये जो उनका कहना है कि भाई आप ऑलरेडी आप एक साइजेबल बड़े नंबर में थे, और अब आपकी सीटें और दोगुनी हो जाएंगी, तो मतलब साउथ इंडिया की तो फिर वो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे सिद्धारमैया हो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, केरलम के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, रेवंत अनुगुला भी हैं, और मतलब एम के स्टालिन हैं, इनके आप सारों के स्टैंड देखिए, साउथ इंडिया वालों के वो स्टैंड यही है कि भाई हमारी तो सीटें उतनी ही रहेंगी। ये हिंदी हुँ, हार्टलैंड में ये इतने इतने बच्चे पैदा कर करके, इतनी पॉपुलेशन बढ़ा के ये इनकी सीटें बढ़ जा रही हैं। तो काफी इसको लेकर मतलब मामला है। तो इसका इसका विरोध हो रहा है। जो डिलिमिटेशन है वो, उसका फायदा हिंदी हार्टलैंड जो गरीब सूबे हैं उनको ज्यादा होगा उनमें, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है। और जो ऐसे सूबे जो थोड़े तरक्की जिन्होंने की है, पढ़ाई लिखाई ज्यादा है, थोड़ा उनमें पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ी है, उनको तो नुकसान होगा। पंजाब को नुकसान होगा, हरियाणा को नुकसान होगा, हिमाचल को भी कमोबेश नुकसान होगा, कश्मीर को नुकसान होगा, उधर साउथ इंडिया को नुकसान होगा। लेकिन जो ये बीच का जो भारत है, जिसके लोग इधर उधर माइग्रेशन भी करते हैं, ये लोग जो हिंदी हार्टलैंड के लोग हैं, ये पंजाब की तरफ भी माइग्रेशन करते हैं, हरियाणा की तरफ भी माइग्रेशन करते हैं, उधर साउथ इंडिया की तरफ भी जाते हैं, इवन टिल चेन्नई तक वहां पर माइग्रेशन करते हैं। तो वो एक मामला है। बहुत लंबी पोस्ट एम के स्टालिन ने लिखी है, और उन्होंने गरियाया है नरेंद्र मोदी और एनडीए हुकूमत को कि आप गलत करने जा रहे हैं साउथ इंडिया के साथ। बहुत बड़ा झटका साउथ इंडिया को लगेगा। हुँ, जी। और इससे आगे अगर बात करें तो मोदी जी टीएमसी के राज के बारे में बोल रहे हैं कई कुछ। बंगाल में तो ख़ासा माहौल पूरा बना हुआ है, इलेक्शन से पहले पता नहीं क्या-क्या देखना पड़ेगा। देखिए, पूरा माहौल बना हुआ है, नरेंद्र मोदी भी अब मैदान में उतर गए हैं, अमित शाह तो वहाँ पर लगे हुए थे, उनकी नाक का सवाल तो था ही। अब नरेंद्र मोदी भी मैदान में दिख रहे हैं। उन्होंने वो लगातार जो तृणमूल कांग्रेस का राज है वहाँ पर, उसको महाजंगल राज की उपाधि दे रहे हैं, वही पॉलिटिक्स खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट तो वहाँ पर किसी सीन में है नहीं, हालाँकि उनको भी टारगेट कर दे रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो लड़ाई सीधी बीजेपी और ममता बनर्जी में ही है वहाँ पर। आपको पता ही है। वहाँ पर बहुत ऐसे कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश की। एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने अब नई पार्टी बना ली, हुमायूं कबीर। तो उनकी उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मेरा 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है बीजेपी के साथ, और पीएमओ का भी जिक्र है, मैं डिप्टी सीएम, बीजेपी की सरकार बनेगी और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। ये सारी चीजें उसमें चल रही हैं उस वीडियो में। तो मतलब हुमायूं कबीर बेसिकली वो चेहरा था जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की और वहां पर बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, इस किस्म के जो पूरे प्रोपेगेंडा खड़े किए। तो वो मतलब बेसिकली वो असम के चुनाव, उस सॉरी बंगाल के चुनाव को कम्युनलाइज करना चाह रहा था। ममता बनर्जी को उसका नुकसान होना था क्योंकि हिंदू वोट नहीं देंगे। तो खैर उसने अलग पार्टी बना ली, पार्टी से ममता बनर्जी ने उसको पार्टी से निकाल दिया था। वो उसकी ये वीडियो जो लीक हुई है, ये बहुत बहुत खतरनाक है कि मेरी बीजेपी के साथ 1000 करोड़ की डील हुई और मेरे को डिप्टी सीएम बनाएंगे, मेरा काम ये है कि हिंदू मुसलमान करवाऊं। बहुत हुँ, बहुत खतरनाक वीडियो है। ये दिखा रहा है कि जो ये पूरा कम्युनलाइजेशन है, सांप्रदायिकता, फिरका प्रस्ती है, ये इसमें ये फ्रेंडली मैच है इनका। ठीक है? ये 2 फर्जी एक्टर खड़े करते हैं, आपस में लड़ते हैं और उससे नुकसान लोगों का होता है और बीजेपी हुकूमत में आ जाती है। जैसे डिबेट्स आप देखेंगे तो वही आपको फर्जी बाबा, फर्जी मौलाना टीवी डिबेटों में आपको दिखेंगे। सेम मेरे को यही लग रहा है कि जो ये प्रॉक्सी वॉर है, इसको हालाँकि जैसे नूरा कुश्ती बोलते हैं, उर्दू की जुबान में या हिंदुस्तानी जुबान में नूरा कुश्ती बोलते हैं। नूरा मतलब फेक कुश्ती, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइप होता है ना, फेक रेसलिंग, मिल-जुल के जी। जो रेसलिंग होती है, तो ये नूरा कुश्ती है। और जो ये वीडियो वायरल हुआ 19 मिनट का, ये तो काफ़ी इसमें इसमें बड़े खुलासे हुए हैं। खैर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि अब ईडी क्यों चुप है?
जब बीजेपी शरेआम पैसे बाँट रही है, हज़ार-हज़ार करोड़ में लोगों को से डील कर रही है, अब ईडी क्यों चुप है? ईडी वैसे तो तृणमूल कांग्रेस के जो सोशल मीडिया संभालने वाले लोग हैं, उनके घर तक भी छापे मारा ही। मतलब पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वहाँ पर केंद्रीय सरकार का जो केंद्रीय हुकूमत है, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, उसका जो ज़ोर लगा हुआ है, उसकी जो एजेंसियाँ घुसी हुई हैं, कभी मतलब आप सोच के आपने कभी कल्पना देखी है कि एक सोशल मीडिया संभालने वाला किसी पार्टी का कितना बड़ा आदमी होता है, उसके घर पे भी वो छापेमारी करने चले गए। इवन मतलब वर्कर तक उनके जो छोटे-छोटे वर्कर थे, वहाँ तक भी छापेमारी करने तक पहुँच गए हैं और वहाँ तक भी जो केंद्रीय एजेंसियाँ लोगों को डरा रही हैं। खैर मुद्दा आपको पता ही है, कई बार हम ज़िक्र कर चुके हैं, घुसपैठिया पूरा इश्यू चला रखा है, हिंदू-मुसलमान करने की कोशिश है। देखते हैं कि क्या मतलब इस पूरे मामले में निकल के आता है। लेकिन हाँ, बंगाल काफ़ी चुनाव इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इवन मैं मतलब कल मैं देख रहा था चुनाव आयोग की एक जो पोस्ट थी, उसका भी क्रिटिसिज़्म हुआ, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ थी वो। इवन तृणमूल कांग्रेस और जो चुनाव आयोग है, उनके आमने-सामने जो आपसी ज्ञानेश कुमार ने जो उनको बात कही, उसको लेकर भी काफ़ी मामला हुआ है। उसमें इवन एक जो आईएएस थे, उनको हटा भी दिया तृणमूल कांग्रेस ने। जो टीएमसी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन, वो ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए गए हुए थे और उन्होंने आरोप लगाए कि वो 7-8 मिनट में ही अपना टेम्परामेंट ज्ञानेश कुमार ने लूज़ कर दिया और बहुत खराब तरीके से बात की। और ये भी मामला आया। इवन जो अ, चुनाव आयोग का जो ट्वीट है, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। ठीक है? हुँ, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। तो मतलब आप चुनाव आयोग किसको जवाब दे रहा है? तृणमूल कांग्रेस को। उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये तो वायलेंस करना चाहते हैं। ठीक है? हम ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है? मतलब चुनाव आयोग को एड्रेस भी करना है तो टू ऑल पार्टी करे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन चुनाव आयोग डायरेक्टली तृणमूल कांग्रेस को टारगेट कर रहा है, जैसे तृणमूल कांग्रेस कोई ऐसी फोर्स हो कि जो उनके चुनाव को खराब कर रही है। खैर हुँ। ये आपको हमको कल जो ट्वीट आया इलेक्शन कमीशन का, उससे साफ हुआ कि हाँ, इलेक्शन कमीशन वहाँ पर बीजेपी की बैटिंग करने के लिए गया हुआ है। फिर भी ये माना जाता है कि जो तृणमूल कांग्रेस की टीम है, ममता बनर्जी हैं, वो काफ़ी अच्छे फाइटर हैं। तो देखते हैं कि किस किस्म की फाइट ममता बनर्जी वहाँ पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को देती हैं। हुँ, जी, ये देखने वाली बात होगी। ख़ैर, इससे आगे बढ़ें तो जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी करने से पीछे क्यों हट गया भारत? भारत को तो ऐसी सारी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है। बड़े-बड़े पोस्टर यहाँ तो जी20 के लग जाते हैं कि भाई हमने जी20 को होस्ट किया है, हमारे जैसा कोई नहीं है। अभी इसमें से पीछे हटने का क्या कोई कारण है, कोई ख़ास वजह है? किसी चीज़ से हम पीछे हैं? देखिए, डिप्लोमैटिकली ये बहुत बड़ा नुकसान है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 33वां जो वार्षिक जलवायु सम्मेलन हो रहा था, जिसको COP 33 होने जा रहा था, उसके उसके बारे में था। तो उससे जो पीछे हटा डिप्लोमैटिकली, उसका उसका बहुत नुकसान है। आप याद करिए, दुबई में COP 28 हुआ था, उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, वो काफ़ी ऐसे वहाँ पर सेंधिया बघार के आए थे, बोल रहे थे कि हम COP 33 हम इंडिया में होस्ट करेंगे, इंडिया में करेंगे, लेकिन अब पीछे हट गया है। जो क्लाइमेट न्यूज़ की 2 अप्रैल की रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि भारत ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है, कि वो कह रहे हैं कि 2028 में हम जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जलवायु परिवर्तन को लेकर जो COP 33 होने जा रहा है, उसमें हम उसको हम उसके मेज़बान नहीं हो सकते। देखिए, 2-3 कारण इसमें साफ निकल के आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि वैसे तो मेज़बानी एशिया पैसिफिक देशों के पास ही रहेगी। वो एक एक मेरे को लग रहा है। क्या पता कौन लेगा, लेकिन इसमें यही है कि एक तो जो भारत के बहुत सारे शहरों में जो एयर क्वालिटी बहुत खराब रह रही है, तो कहीं उसका इश्यू ना बन जाए, ठीक है? उस टाइम पे जब वो COP 33 हो, कोई दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ भारत में आए और वो बोल दें कि आपके तो जो हवा इतनी खराब है, कुछ ऐसा ना हो जाए। एक तो वो डर। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो इस समय मिडल ईस्ट में चल रहा है, उसमें मतलब भारत ने अपने बहुत सारे अलाइज़ को लूज़ कर दिया है। ठीक है? हुँ। जो इस पूरे मामले में COP 33 वाले मामले में भारत की मदद करने जा रहे थे। तो एक तो उनके
एशिया पैसिफिक में अपन मान के चलिए कि उनके अलाइज़ कम हुए हैं, भारत के अलाइज़ कम हुए हैं। वेस्ट एशिया में जो तनाव चल रहा है उसमें बहुत सारे 5 तकरीबन 6 मुल्क ऐसे हैं जो भारत का पहले के साथ अच्छे संबंध थे, वो अब न्यूट्रैलिटी बरत रहे हैं, भारत को कोई तवज्जो नहीं दे रहे। तो एक तो वो में कारण लग रहा है, दूसरा ये कि जो एयर क्वालिटी भारत में बहुत खराब रहती है, उसका एक एक रीज़न ये लग रहा है कि इसलिए भी भारत ने नाम वापस लिया हो। सपोज़ करो सीओपी 33 की जो 2028 में जो मेज़बानी है, वो सर्दियों में पड़ जाती। तो दिल्ली में तो वेन्यू कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, जी। आपकी कैपिटल में भी नहीं कर सकते। वहाँ पे तो उस टाइम पे तो 400 से 500 के आस-पास एक्यूआई होता है। तो मेरे को तो वो एक डर ज़्यादा लग रहा है। जी, जी। इससे अगर आगे बढ़ें तो बात करें महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट की, तो केंद्र की मंजूरी इसको मिल गई है। क्या है ये सारा संशोधन ड्राफ्ट और इसी महीने इसको पारित भी किया जा सकता है, ये खबर है? देखिए, डिलिमिटेशन हो रही है। डिलिमिटेशन से जो सीटें हैं लोकसभा की, वो 816 हो जाएँगी, ठीक है? 800 बढ़ के हो जाएँगी और उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें 33 परसेंट जो वुमेन रिज़र्वेशन लेके आया जाएगा, 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये बात है। और इसके इसके जो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम ड्राफ्ट बिल कहा गया है। 16 से 18 अप्रैल का स्पेशल सेशन बजट सेशन को आगे बढ़ाते हुए 16 से 18 अप्रैल का स्पेशल जो सेशन बुलाया गया है, उसमें ये माना जा रहा है कि ये लागू कर दिया जाएगा और ये कानून संसद से मंजूरी मिलने के बाद 31 मार्च 2029 तक लागू होगा। और इसी साल मतलब मतलब अगर 31 मार्च 2029 में लागू हो गया तो मतलब 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें ये लागू हो जाएगा। यानी कि 2029 के जो अगले जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें तो 816 सीटों पे चुनाव होंगे। अभी लोकसभा में 543 सांसद हैं, तो और महिलाओं जी। की जो सदस्यता है, भागीदारी है, वो 10-12% ही है। तो अब देखते हैं कि जो परिसीमन होने के बाद जो ये लागू होगा, उसका क्या असर होगा। मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, साउथ इंडिया के मैंने रिएक्शन बताए, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप वुमेन रिजर्वेशन लागू करिए, लेकिन डिलिमिटेशन से सीटें मत बढ़ाइए, इससे साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो घटेगा। तो उनका तो ये एक एक क्लियर तर्क है। ऐसा नहीं है कि वुमेन रिजर्वेशन कोई नया मुद्दा हो। भारत में 1931 में भी पहली बार उठा था, उसके बाद भी अलग-अलग टाइम पे उठता रहा। देखिए, जो सबसे इसमें एक ये भी है, क्या वुमेन रिजर्वेशन में भी रिजर्वेशन होगा? क्योंकि एक सवर्ण महिला, एक अपर कास्ट महिला और एक दलित महिला का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। अगर बिल्कुल। मेरे को लगता है कि इस वुमेन रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो फिर मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं अपन बोल सकते, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि फिर वो न्याय नहीं होगा। क्योंकि दलित महिलाओं की, आदिवासी महिलाओं की, ओबीसी महिलाओं की अपनी चीज़ें हैं। मेरे को लगता है कम से कम 40% सीटें वुमेन रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए होनी चाहिए। उसमें ओबीसी महिलाएँ भी हों, उसमें दलित महिलाएँ भी हों, आदिवासी महिलाएँ भी हों। तो ये मेरे को हुँ। लगता है, और हो सकता है कि कुछ 2-4 सीटें तो मतलब जो डिसेबल्ड है उनके लिए भी इस पार्लियामेंट में की जानी चाहिए। बात अगली पंजाब की करें तो उधर आम आदमी पार्टी के एमएलए पठान माजरा को बठिंडा जेल में शिफ्ट किया गया है पहले और उसके बाद अगली बात लालजीत भुल्लर की, उनके ऊपर एक और धारा शामिल की गई है उनके केस में, ये कौन-सी धारा जोड़ी गई है और जेल क्यों बदलनी पड़ी? देखिए, ये मज़ेदार है और जी। 2 आम आदमी पार्टी के महानुभाव लगातार क्या बोलते हैं उनको, कि उनके ऊपर शिकंजा भी कसता जा रहा है, उनको बचाने की भी कोशिश है बहुत तरीकों से, लेकिन वो उलझते भी जा रहे हैं। तो ये एक एकदम से मतलब अलग किस्म का डिफरेंट, इसको बोलेंगे कि डिफरेंट ही मामले हैं। पठान माजरा आप याद करिए, मध्य प्रदेश से उनको 25 मार्च के आसपास गिरफ्तार किया गया था, जुडिशियल रिमांड पे उनको पटियाला जेल रखा गया था। पुलिस रिमांड नहीं दिया गया, जुडिशियल रिमांड दिया गया था। तो ख़ैर वो पूरा हो रहा है, तो अब उनको बठिंडा में शिफ्ट किया जा रहा है। बठिंडा जेल को थोड़ी हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है, तो हुँ। वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। परिवार है जो लगातार, पठान माजरा का जो परिवार है, वो एक बात बोल रहा है कि पुलिस उनको लगातार परेशान कर रही है। अब क्या जी। हुआ है, क्या नहीं हुआ है, आज उनकी एक वीडियो है, उसमें वो थोड़ा खुश भी, चेहरे पे स्माइल भी दे रहे हैं, लेकिन चाल भी उनकी थोड़ी बिगड़ी हुई है। तो अब
ये मतलब इस वज़ह से लग रहा है कि चेहरे पे स्माइल है, नमस्ते, सत श्री अकाल करके वो चल रहे हैं, चाल बिगड़ी हुई है, परिवार पुलिस तशद्दुद का आरोप लगा रहा है। लेकिन उसके पठान माजरा के बिल्कुल उलट दूसरा मामला है लालजीत भुल्लर। उनको उनके सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लालजीत भुल्लर को बचाया जा रहा है डीएम रंधावा वाले मामले में। उनके ऊपर जो एक धारा जोड़ी गई है, वो ये जोड़ी गई है, जाँच एजेंसियों ने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ ने जो जोड़ी है, वो ये जोड़ी है कि ये लगातार एक तो कोऑपरेट नहीं करे, दूसरा सबूत मिटाने की कोशिश करे। सबूत मिटाने की कोशिश करने की धारा उनके खिलाफ जोड़ी गई है। तो ये है दोनों महानुभाव आप देखिए कि कैसे एक को सत्ता बचा रही है, दूसरे को उलझा रही है, जो राज़ खोल रहा था उसको उलझा रही है, जो उनका वफ़ादार है उसको बचा रही है। ख़ैर ये दोनों हाँ, लेकिन आरोपी मा मा मतलब आरोपी दोनों हैं, दोनों के कसूर मतलब दोनों दोषी भी साबित होंगे मेरे को लगता है। जी, जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो पंजाब विच चुनाव ਲੜੇਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਜੀ ਹੁਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਵੀ लड़ाई। हाँ, ये बात करें तो पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए गैंगस्टर भगवानपुरिया का जो परिवार है वो तैयारी कर रहा है जग्गू भगवानपुरिया। जो जग्गू भगवानपुरिया की जो मौसी थी वो डेरा बाबा नानक से ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बनी हैं। वहाँ पर कार्यभार संभाल रही हैं बीबी राजविंदर कौर उनका नाम है। अब बताया जा रहा है कि 2027 में जो चुनाव होंगे उसमें उनके जो परिवार से ही कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। लगातार सुखजिंदर रंधावा हैं, वो अपनी व्यथा बताते रहते हैं कि कैसे उनके जो वोटिंग होती है, इवन बाय इलेक्शंस में भी जग्गू भगवानपुरिया ने कैसे जेल से फ़ोन कर के उनके गाँव के सरपंचों को डराया था। उनकी जो वाइफ़ थी वहाँ से चुनाव लूज़ कर गई थी सुखजिंदर रंधावा की। माना जा रहा है कि 27 में भी सुखजिंदर रंधावा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया की उस हिसाब से लोकल लेवल पे बहुत पकड़ दिख रही है। सुखजिंदर रंधावा एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। अपने आप को कई बार वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रस्तुत करते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सारी बातें हैं। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया का परिवार अगर वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो कहीं न कहीं मुश्किलें सुखजिंदर रंधावा के लिए खड़ी होंगी। इसलिए सुखजिंदर रंधावा को जो धमकियाँ मिलती हैं, उनके परिवार को मारने वो बहुत ऐसे सबसे ज़्यादा अगर गैंगस्टर कल्चर से कोई दुखी है तो सुखजिंदर रंधावा को दिखते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा आवाज़ भी उठाते हैं। उनके उनके इश्यूज़ भी बहुत रहे हैं। ये बड़ा मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि जो किसी भी किस्म की लीडरशिप हो, चाहे वो किसी क्रांतिकारी आंदोलन की हो या किसी मैं कहूँ कि चुनावी राजनीति की हो, अगर वो किसी गुंडों के हाथ में आएगी, लंपन एलिमेंट के हाथ में आएगी, गैंगस्टरों के हाथ में आएगी, तो वो क्या करेंगे? उनके पास तर्क से या फिर कहें कि आइडिया से, फ़लसफ़े से, फ़िलॉसफ़ी से लोगों के दिमाग हरने की तो शक्ति होती नहीं, वो फिर बंदूक के डर पे या फिर दबाव बना के या फिर डरा के ऐसे ही वोटें लेंगे। तो ये एक मतलब संकट भी है और ये एक हकीकत भी है कि जग्गू भगवानपुरिया को वहाँ पर सपोर्ट तो मिल ही रहा है। इसी वज़ह से उनकी जो मौसी हैं, वो ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन बनी हैं। तो ये मतलब इस कड़वे घूँट को मतलब पवित्र पाप को कैसे स्वीकार करें? पवित्र पाप इसलिए कह रहा हूँ कि अ, ये भी सच है कि लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। पाप इसलिए है कि एक ऐसे आदमी को सपोर्ट मिल रहा है जिसको सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।